नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा की तरफ हम चलें बढ़ें उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट। अमरवाड़ा उपचुनाव हार चुकी कांग्रेस की उम्मीदें बुदनी और विजयपुर पर टिकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बुदनी और विजयपुर में पूरा जोर लगा रहे हैं। शुक्रवार को जीतू पटवारी ने विजयपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि विजयपुर में 100% कांग्रेस की विजय होगी। पटवारी ने पब्लिक सेंटीमेंट रामनिवास रावत के खिलाफ होने का भी दावा किया। इसके साथ ही पीसीसी चीफ ने उपचुनाव में गड़बड़ी की आशंका भी खुलकर जाहिर की। रामनिवास जी ने कांग्रेस और जनता दोनों को धोखा दिया है पद पाने के लिए। पहले पद के लिए कुछ लोग गए थे, उसके बाद जनता का क्या हर्ष हुआ ये प्रदेश की जनता ने देखा है। मैं मानता हूँ कि बहुत धन का उपयोग होगा, बहुत प्रशासन का उपयोग होगा, हर तरह की अराजकता होगी, फिर भी जनता जब बदलाव की ओर आ जाए तो सब धरे का धरा रह जाता है। 100% कांग्रेस की विधायक विजयपुर में बनेंगे। जीतू पटवारी के बयान पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का पलटवार भी सामने आया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विजयपुर में बीजेपी का झंडा बुलंद रहेगा। पीसीसी चीफ के दावे को तोमर ने उनका डर बताया। ये उनके अंदर का डर बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रहेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीतने के आधार हैं। विजयपुर में विजय का प्लान बनाने पटवारी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत चेहरा होंगे, ये लगभग तय है। वहीं कांग्रेस फिलहाल चेहरे की तलाश में है। पटवारी नाम तय होने से पहले ही जीत का दावा कर रहे हैं। उनके दावे में कितना दम है, विजयपुर के नतीजे तय करेंगे। अब हम आते हैं आज का मुद्दा की तरफ और एक बार फिर याद दिला दूं, पटवारी का दावा विजयपुर हमारा, यानी विजयपुर पर अब पूरा जोर है। देखते हैं कि कितना जोर दोनों पार्टियां लगाती हैं। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल, विजयपुर उपचुनाव को लेकर पटवारी के दावे में कितना दम है? क्या पीसीसी चीफ की रणनीति विजयपुर में विनिंग फैक्टर बना पाएगी? और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या बीजेपी रावत के सहारे जीत का झंडा बुलंद करने में कामयाब होगी? ये तीसरा सवाल है। चलिए सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ और आज मेहमानों की प्रेजेंस जिधर होगी मेरा रुख उधर है। तो चलिए मेहमानों की तरफ हम रुख करते हैं। मेरे साथ हैं अजय सिंह यादव जी, युवा नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं। वो बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे। स्वदेश जी अपनी शानदार जानदार मूंछों के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी अपने काले कोट में शानदार तरीके से नुमाया होते हुए पत्रकार फ्रेटर्निटी का झंडा बुलंद करते रहेंगे। तो चलिए अब सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ और पहली टिप्पणी जय जी की, जय नागड़ा जी की, सीनियर जर्नलिस्ट। जय जी, विजयपुर की लड़ाई अब बिल्कुल जिसे कहते हैं धार पर आ चुकी है और दोनों दलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से उत्साहित है और बीजेपी 29 कमल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खिलने से जोशो खरोश में भरी है। क्या लगता है आपको? विजयपुर दोनों ही पार्टियों के लिए बिल्कुल नाक का सवाल तो है ही, लेकिन क्या किस तरह के दावे कांग्रेस जो कर रही है, कितना दम? शरद जी, विजयपुर की बात करें 2008 से लेकर के अभी तक के जो 4 चुनाव हुए हैं उसमें 3 बार वहां पे कांग्रेस और 2018 में बीजेपी वहां से जीती है। रामनिवास जी जो है वहां से 3 बार विधायक चुने गए हैं। अब बात इस चुनाव में स्पष्ट होगा कि रामनिवास जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता वहां पे ज्यादा है या कांग्रेस का गढ़ वहां पे है। कई बार ये होता है कि पार्टी को वोट मिलता है या व्यक्ति को वोट मिलता है। बीजेपी ने इसीलिए शायद रामनिवास जी को अपनी तरफ मिलाया कि शायद उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता का। कई बार ये होता है कि व्यक्तिगत लोकप्रियता आपकी होती है निश्चित रूप से, लेकिन पार्टी का एक रोल बड़ा होता है।
मैं यदि थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाऊं, खंडवा में यदि हम 70-80 के दशक की बात करें तो शिवकुमार सिंह जी एक बड़ा कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे और निश्चित रूप से वो एक लोकप्रियता में, व्यक्तिगत लोकप्रियता में सबसे ऊपर थे। लेकिन जब वो पार्टी का सिंबल छोड़ करके दूसरी जगह गए तो फिर वहां पर वो बात नहीं आई। तो बात यह है कि ये चुनाव स्पष्ट करेगा कि रामनिवास जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता है या कांग्रेस का वहां। दूसरी बात, उपचुनाव में हमेशा सत्ता के खिलाफ चुनाव जीतना मुश्किल होता है, सत्ता का अपना असर होता है, तो सारी चीजें होती हैं। तो उपचुनाव सामान्य रूप से विपक्ष के लिए जीतना बड़ा चुनौती होता है। यदि इस स्थिति में यदि कांग्रेस वहां पे चुनाव जीतती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो सामान्य रूप से ये माना जाता है कि ये सत्ताधारी दल के साथ जाती है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव में बड़ा रोचक होगा। हालांकि कांग्रेस इस समय वैसे ही बहुत मध्य प्रदेश में खस्ता हाल है, एक चुनाव अभी हाल ही में हार चुकी है, तो कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा खोने को तो है नहीं, ये बात सच है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लड़ना तो पड़ेगा ही आपको और अपने को प्रमाणित भी करना पड़ेगा, और कौन जानता है कि कौन सी वो घड़ी है जो आपके साथ हो या आपके फिर खिलाफ घड़ी हो। तो दोनों का ही सामना करके आगे बढ़ना है। अजय जी, आप किस तरह देखते हैं, रामनिवास रावत जी की प्रतिष्ठा दांव पर है, बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि कांग्रेस, जब भी कांग्रेस से कोई बीजेपी में आता है तो कांग्रेस क्षेत्र की जनता का अपमान बताती है उसको, और ये भी कहती है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, निर्वाचित ये हुए कांग्रेस के टिकट पर और चले गए बीजेपी में। हालांकि ये मुद्दा बन नहीं पाता है, ये भी हमने देखा, लेकिन आप किस तरह देखते हैं और कितना कॉन्फिडेंस है उस पार्टी के मन में जो हमेशा चुनावी मोड पर रहती है? देखिए शरद जी, विजयपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लंबे अंतर से जीतते हैं। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहा हूँ, मैं आपको तथ्यात्मक रूप से कह सकता हूँ। मध्य प्रदेश में ये आमतौर पर देखा समझा जाता है कि भाजपा संगठन कार्यकर्ता आधारित दल है और कांग्रेस पार्टी नेता व्यक्ति आधारित दल है। तो 1990 से लेकर 2003 तक रामनिवास रावत जी 8 चुनाव विजयपुर से लड़े, जिसमें से 6 चुनाव जीते और 6 में से भी 5 चुनाव वो सत्ता की बेस के अगेंस्ट जीते, जब प्रदेश में सरकार उनके दल की नहीं बनी। तो ये उन्होंने प्रमाणित किया कि उस क्षेत्र में उनका व्यक्तिगत वर्चस्व था, जिसकी वजह से उन्होंने लगातार 6 चुनाव जीते। और दूसरी तरफ भाजपा का संगठन लगातार बराबरी से चुनावी मैदान में मुकाबला देता रहा। पिछला चुनाव भी हम केवल 12-13 हजार वोटों से जीते थे। तो आज जहां भाजपा का संगठन और रामनिवास रावत जी की ताकत दोनों मिल गई है, तो ऐसे में विजयपुर के उपचुनाव में किसी तरह के कोई संशय का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरा के अनुसार चुनावी तैयारी में पूरी गंभीरता से, हमारे प्रभारी तो जुलाई में नियुक्त हो गए थे, एंदल सिंह कंसाना जी, नरेंद्र बिरखड़े जी, पिछले 3 महीने से वो विजयपुर में जाके रणनीति बना रहे हैं। हमारे बूथ प्रभारी तैयार किए जा रहे हैं और प्रत्येक बूथ पे कैसे हमें लोकसभा और विधानसभा के मार्जिन को बढ़ाना है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रामनिवास जी ने जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने का निर्णय लिया तो लोकसभा चुनाव में उनके क्षेत्र में 35,000 की बढ़त बताती है कि उनके क्षेत्र की जनता उनके निर्णय के साथ है और उपचुनाव में ये बढ़त और ज्यादा होगी। ऐतिहासिक मतों से रामनिवास रावत जी और भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है। कांग्रेस के दावे तो उनकी, क्योंकि उनके पास मैं लौटता हूं, अभी दूसरा राउंड भी होगा। स्वदेश जी, बड़े गंभीर लग रहे हैं आप, क्योंकि एक तो आपके क्षेत्र का विषय है, फिर अमरवाड़ा की जो चोट है उसकी कसक भी है। जाहिर तौर पर एक तो कमलनाथ जी का किला छिंदवाड़ा पहले बीजेपी ने फतेह किया और उसके बाद अमरवाड़ा एक बहुत नज़दीकी मुकाबले में आपके हाथ से फिसल कर बीजेपी के पास चला गया। अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी तो है जो बाजीगरी करना जानती है और वो जानती है कि किस तरह से चुनाव जीते जाते हैं। आपके यहाँ कुछ मुश्किलात हैं, कितनी बार हम बात कर चुके हैं। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये आपके दिल के भी करीब है ये मामला और आपके क्षेत्र के भी करीब है। जी शरद जी, सच बात ये है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, तो उस क्षेत्र की किस आभा मंडल को, उस क्षेत्र की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ। माननीय रामनिवास रावत जी ने जब भाजपा ज्वाइन की थी और इस्तीफा नहीं दिया था,
तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उनके समाज के लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया था कि हमने आपको हमेशा कांग्रेस के लिए चुना है, कांग्रेस के टिकट पर चुना है और आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो माननीय राहुल रावत जी इस बात पर अड़े रहे कि मुझे अगर मंत्री बना दिया जाए तो मैं मंत्री के प्रभाव से, सरकार के प्रभाव से चुनाव जीत सकता हूँ। तो ये तो बात बिल्कुल लॉजिकल बात है और जमीनी स्तर की बात है। और सच बात यह है कि अगर लोकसभा के चुनाव से छोड़ो, आपके लोकसभा में रावत जी की वजह से 35,000 वोट भाजपा में आए थे। तो ये तो साहब लोकतंत्र है, कभी ज्यादा कभी कम हो जाते हैं। लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, दोनों के अलग अलग पहलू होते हैं और अलग अलग मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर चुनाव होता है। यहाँ स्थानीय जनता ये चाहती है कि माननीय रावत जी ने जिस तरह से इनको बड़े बड़े पदों से नवाजा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, कांग्रेस ने सब कुछ दिया। मेरे 2 साल मुझसे सीनियर है, मैं उनके साथ भी रहा हूँ और कुल मिला के उनकी उपेक्षा कभी नहीं हुई, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उनको पार्टी छोड़ दी, उनने महत्वाकांक्षा की वजह से। तो कांग्रेस का जो जनमानस है विजयपुर का, वो ये जानता है कि ये विजयपुर कांग्रेस का गढ़ है और ये गढ़ में माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम बूथ स्तर तक गठन कर रहे हैं, जिस तरह से हम कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार, ये बात निश्चित रूप से चुनाव परिणाम में आपको प्रतिलक्षित होते दिख जाएंगे। क्योंकि जीतू पटवारी जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत सबको दिखाई दे रही है कि मेहनत क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए यह लोकसभा लोकतंत्र में जीत और हार, मैं समझता हूँ दोनों ही बड़े सुंदर पहलू। वक्त बताएगा आपकी बातों में कितनी सच्चाई है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भी हैं और अजय जी के साथ भी हैं। जय जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। बीते कुछ समय में हमने देखा है कि जनता जो है, जनता इस बात को बहुत तवज्जो नहीं देती है कि पार्टी छोड़कर, मझधार में अपनी पार्टी को छोड़कर कैंडिडेट दूसरी पार्टी में चला गया। छिंदवाड़ा, बल्कि अब तो वो ये सोचती, इतनी व्यवहारिक है जनता कि वो ये देखती है कि कमलनाथ जी अब सत्ता में नहीं हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं हैं और अब उनकी कोई भूमिका नहीं है बहुत मजबूत, ऐसा लगता है उसको। तो वो छिंदवाड़ा के किले को भी बीजेपी को समर्पित कर देती है। अमरवाड़ा की कहानी भी यही है। यानी अब जनता का भी प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि जिधर दम उधर हम। सहमत हैं आप? ये बात बिल्कुल सही है शरद जी। उपचुनाव में तो खासतौर पे ये हालत हो, क्योंकि जब पता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा कुछ फायदा तो है। ये बात बिल्कुल सच है। और बात यह है कि कांग्रेस का वहां पर वोटर जो है वो कितना कमिटेड है। देखिए, हर एक दोनों पार्टियों के अपना एक प्रतिबद्ध मतदाता होता है, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट है वही चुनाव को प्रभावित करता है। जो फ्लोटिंग वोटर है, जो इधर से उधर शिफ्ट होता है, वही असल में परिणाम। दोनों का अपना एक कमिटेड वोटर तो है ही। इसके बाद यही मुझे लगता है कि, और यहाँ पर निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ये ज्यादा प्लस पॉइंट है कि वो सत्ता में है दोनों जगह, केंद्र में और प्रदेश में। तो वो लाभ और फिर प्रशासनिक मशीनरी और ये सारी चीजों के अपने प्रभाव होते हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है इसको बचाए रखना, और बीजेपी जीतती है तो ये इसे बहुत बड़ी जीत नहीं माना जाएगा। जी बिल्कुल अजय जी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं का भाग्य बड़ा प्रबल हो जाता है। बीजेपी में आते ही टिकट्स मिल जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और खाटी जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो बेचारा सोचता ही रहता है कि उसको क्या मिलेगा क्या मिलेगा। और फिर वो तो त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है, उसके सामने तो कह दिया जाता है कि आपने तो बीजेपी के उस दौर को देखा है, आप तो इसी तरह आगे बढ़िए, अपेक्षा मत रखिए और अपने कांग्रेस से आने वाले भाइयों के लिए आप खड़े रहिए और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों का भाग्य बड़ा प्रबल है। और रामनिवास रावत जी भी कोई अपवाद नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है कि प्रत्येक नेता कार्यकर्ता के लिए काम और प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त नेता। यहाँ व्यक्ति की सत्ता के लिए राजनीति नहीं करता है, सत्ता तो केवल एक माध्यम है, जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है प्रत्येक नेता उसका निर्वहन करता है। रामनिवास रावत जी ने जो निर्णय लिया, उनके क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार के साथ क्षेत्र का विकास हो। और पिछले 6 महीनों में करोड़ों रुपए की सौगातें उस क्षेत्र को मिली।
कई पुराने ऐसे पुलों की योजनाएं थी जो कई लंबे अरसे से नहीं हो पा रही थी, वो भी स्वीकृत हुई। और साथ ही जिस तरह से हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि रामनिवास जी को सम्मान मिला, उनके क्षेत्र की जनता ने देखा है कि रामनिवास जी जैसा वरिष्ठ नेता, 6 बार का विधायक, उनसे अपेक्षाकृत जूनियर नेताओं को नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो रामनिवास जी जैसे वरिष्ठ नेता के साथ इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? तो उनके क्षेत्र की जनता उनके निर्णय के साथ है और उनके निर्णय के साथ रहने की पुष्टि लोकसभा चुनाव में भी करी है। अगर नहीं होती तो लोकसभा चुनाव में वो परिणाम बदल जाता जो विधानसभा चुनाव में आया होता। और साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो 24 घंटे 365 दिन चलने वाला है, कांग्रेस का चुनावी संगठन है। विजयपुर में उपचुनाव आ गया, आप सक्रिय हो गए। हमारा संगठन मध्य प्रदेश के सभी 65,000 बूथों पे काम कर रहा है। विजयपुर में भी हमारी विशेष रणनीति है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आज आपने अमरवाड़ा जनपद का भी देखा परिणाम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटता हूँ, एक और राउंड जल्दी से कर लेंगे जी, एक और राउंड जल्दी से कर लेंगे। लेकिन आपने हमारी बात पर मुहर लगा दी कि जो कांग्रेस में अपमानित हैं वो बीजेपी में सम्मानित होंगे, स्वागत है उनका, अभिनंदन है। तो बढ़िया है, अच्छा है कि आपने मुहर लगा दी। स्वदेश जी फिर कुछ सोचने की मुद्रा में चले गए। मैं नहीं कह रहा हूँ क्या सोच रहे हैं वो, भाई हम बागेश्वर धाम जी की तरह तो है नहीं कि पर्चा पढ़ लेंगे यहाँ बैठ के कि क्षण भर के लिए कौन सा विचार कौंधा स्वदेश जी के मन में। स्वदेश जी, आपके प्रदेश कार्यकारिणी नवरात्रि में आने वाली है, बहुत स्वागत है उसका। हो सकता है बिल्कुल अक्षरशः नवरात्रि के बीच में आ जाए, लेकिन इतनी गाड़ी अटकती है कि कई बार छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आखिर क्यों अटक रही है? क्या दिग्विजय सिंह जी का स्टैक अभी भी बना हुआ है? कमलनाथ जी का दावा क्या अभी भी बरकरार है? और जो बड़े नेता हैं अजय सिंह जी या अरुण यादव, इनका दावा बरकरार है। अब मुझे लगता है कि हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा अब जो चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है वो कांग्रेस नेताओं का अपना ये अगर सो कॉल्ड कथित एटीट्यूड है, इसको छोड़कर जो पार्टी के हित में धनाधन फटाफट सटासट होता चला जाए। देखिए शरद जी, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब नई कांग्रेस पूरी ऊर्जा के साथ खड़ी हो रही है। जिस तरह से आपने केंद्र में देखा, इंडिया गठबंधन ने जो प्रदर्शन किया कि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनने दी और उनको एनडीए की सरकार बनानी पड़ी, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय खूब चिल्लाते रहे अब की बार 400 पार, कोई असर नहीं हुआ। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस इसी तरह का एक रूप धारण करके आएगी सामने, जो बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का सहयोग, बड़ों की सलाह मशवरा और युवाओं का जोश, उन सबको एकत्रित करके जो कार्यकारिणी सामने आने वाली है वो जरूर एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस को ऊर्जा देगी और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अब रहा सवाल देर लगने का, तो लगातार कोई ना कोई चुनाव आते रहे। हालांकि सारे जिला स्तर से लेकर प्रभारियों के स्तर पर लेके सब जगह से नाम पीसीसी पर आए, पीसीसी ने एआईसीसी को भेजे, एआईसीसी ने अब वो नाम पूरे फाइनल कर लिए हैं, लेकिन कोई सही मुफीद समय पर वो घोषित हो जाएंगे। तो कार्यकारिणी बनाने का मकसद ये है कि अब जो कांग्रेस खड़ी होगी मध्य प्रदेश में या देश में, वो ऐसी कांग्रेस होगी जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई है। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस इतनी मजबूत होकर उभरेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती रहती है ना, अभी दूसरी आयातित पार्टियों से, अभी हम देख रहे हैं कि प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं तो वो कांग्रेस से जाके बैठे हैं, और जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के 6 महीने पहले कांग्रेस के थे। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से लेकर अजय जी भरती है और देवतल कार्यकर्ता को दूर जल्दी वक्त कम है। जिसने पार्टी को खड़ा किया उसका बोलिए। देखिए शरद जी, ये स्पष्ट तौर पे राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जन भावनाओं के खिलाफ नहीं रह सकता। जन भावना वर्तमान कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ है, इसलिए वरिष्ठ नेताओं को निर्णय लेना पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गुटबाजी के अलावा है क्या? जीतू पटवारी के साथ कमलनाथ नहीं, दिग्विजय सिंह नहीं, अब तो प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह तक दिखाई नहीं देते हैं। बताइए, आज विजयपुर में इतनी बड़ी कार्यक्रम आपने रखा जिसका दम्भ भरते हैं जीतू पटवारी, कहाँ है भंवर जितेंद्र सिंह? आपने भोपाल में जो आंदोलन किया उसमें कहाँ थे भंवर जितेंद्र सिंह? तो गुटबाजी की एक ऐसी लाइलाज बीमारी कांग्रेस को लग गई है जो कांग्रेस को केवल और केवल समाप्ति की तरफ ले जा रही है। जनता की भावनाओं से पूरी तरह दूर है। कांग्रेस को एक चीज तो सोचनी होगी, अजय जी, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। वो जो शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये बात तो है कि आखिर कोई अपना घर बार छोड़कर, पंछी जब उड़ जाता है अपने पुराने डेरे से तो क्यों जाता है? क्या वो बहुत खुश जाता है? और क्या उसे मालूम नहीं है कि दूसरी पार्टी जहां वो जा रहा है
वहाँ भले ही अभी उसके लिए लाल कालीन बिछाने का दावा है, लेकिन वो जानता है कि चुनौतियाँ भी उसके सामने खड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी खुशी कांग्रेस के नेता जाते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। कांग्रेस के लिए ही महत्वपूर्ण बात है, जो अक्सर जीतने वाली बाजी जो है उसको हार में बदल देती है, और यही वजह है। और उधर बीजेपी है जो हारने वाली बाजी को जीत में बदल लेती है। इसी अंतर को जब कांग्रेस पाठ पाएगी, इस खाई को वो भर देगी, तभी वो जीत के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। और एक बार फिर अजय जी आपका बहुत धन्यवाद, स्वदेश जी आपका बहुत धन्यवाद, और जय नागला जी आपका बहुत धन्यवाद।